लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो एनसीईआरटी बुक है उसके एनसीईआरटी में हिस्ट्री का क्लास 8 का सेकंड चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, तो आगे उसी से हम लोग आज करेंगे। हम लोग को स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल्स और एक्सपेंड से, तो वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड्स। तो इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ annexation of Indian state by the East India Company from 1757 and 1757 to 1857. Certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on the unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its the influence before एनेक्सिंग एंड द इंडियन किंगडम। तो ये सब हम लोग उसके बाद फिर इसी में दिया है कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, यानी कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। दे वेर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्वे एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उसके बाद फिर इसी में आगे देता है कि थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगन द interfering in the internal affairs of the Indian state। उसी के उसके इंडियन स्टेट्स दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन। उसके बाद फिर इसी में आगे देता है कि एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। उसके बाद इसी में फिर आगे देता है कि समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स into a subsidiary alliance। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have the independent armed forces। They were to be the protected by the company। तो एक्टिविटी की बात करें तो इमेजिन दैट यू आर ये यंग कंपनी ऑफिशियल हु हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ये फ्यू मंथ्स, राइट ये लेटर होम टू और मदर टेलिंग हर अबाउट और लग्जरियस लाइफ एंड द कॉन्ट्रेस्टिंग इट विथ और एरियर लाइफ इन द ब्रिटेन। तो ये सब है एक्टिविटी, यानी कि इस पर ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उस एक्टिविटी में इसी तरह के सवाल देता है कि आप उस पर सोचने को मजबूर हो जाएं। तो उसके बाद फिर आगे कंपनी के बारे में उसके बाद फिर आगे दिया हुआ है, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज्ड टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। उसके बाद फिर इसी में देता है इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज द पेनल्टी। फॉर एग्जांपल व्हेन द रिच्ड वेलियसली वाई द गवर्नर जनरल 1798 टू 1805, यानी 1798 से लेके 1805 द नवाब ऑफ अवध वाई forced to give over the half of his territory to the company in 1801, यानी कि 1801 की एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। उसके बाद इसी के में आगे फिर दिया हुआ कि हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू केट द टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। तो उसके बाद फिर इसी में सोर्स 4 आ जाता है। सोर्स 4 में दिया है व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव। तो दिस इज व्हाट जेम्स मिल द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड द पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम द स्कॉटलैंड रोड अबाउट द रेसिडेंट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी। उसके बाद फिर इसी में आगे दिया है कि वी प्लेस ए रेसिडेंट हु रियली इज ए किंग ऑफ द कंट्री वाट एवर द इंजंक्शंस ऑफ नन interference he may act the under as long as the prince act in the perfect surveillance and does what is the agreeable to the residents, that is to the British government. Things go on the quietly, they are managed without the resident appearing much in the administration of affairs। उसके बाद फिर ऐसे में आगे देता है but when the anything of a different nature happens, he the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then the come clashing and the disturbance। ये जेम्स मिल का 1832 का ये लेटर है। उसके बाद फिर फिगर 7 ये नवाब सिराजुद्दौला का तस्वीर दिया हुआ है। नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विथ हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट पेंटेड बाय द टेलीकेटी ऑयल 1772 में। उसके बाद फिर इसी में आगे देता है कि
The territory that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sirajuddaula to give give up much of his authority here. However, he possesses in the real splendor doing over the resident और इंजंक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन और सब सर्विसेबियंस के मतलब होता है सबमिसिवनेस। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान के बारे में दिया हुआ है फिगर 8। टीपू सुल्तान का पूरा ये हो गया। टीपू सुल्तान का पिक्चर है और टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी ये जाना जाता था, तो इसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। द कंपनी रीस्टोर्ड टू डायरेक्ट द मिलिट्री confirmation when it saw a threat to its the political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore। उसके बाद फिर Mysore had ground in the strength under the leadership of powerful rulers like the Hyder Ali ruled from 1761 to 1782। यानी कि हैदर अली ने मैसूर पर 1761 से लेकर 1782 तक राज किया था। एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, और हैदर अली का ही बेटा टीपू सुल्तान था जो कि रूल फ्रॉम 1782 टू 1799, जो 1782 लेकर 1799 तक रूल किया था। उसके बाद फिर इसी में आगे देता है मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड द कार्डमून इन द 1785। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द export of sandalwood paper and cardamom through the port of his kingdom, and the disallowed local merchants from the trading with the company। He also the established a clause। ये फिर फिगर आ गया कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज द होस्ट गेस पेंटेड बाय द डेनियल और में 1793 का है। द कंपनी फोर्सेस were the defeated by the Hyder Ali and Tipu Sultan in the several battles, but in 1792 attacked by the combined forces of the Marathas, the Nizam of Hyderabad, and the company. Tipu was forced to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as the hostage. British painters always liked the paintings since that the showed the ट्रिम्फ ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो ये ब्रिटिश पावर है। टीपू सुल्तान के बारे में पिक्चर दिया हुआ, और इसी में फिर था रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड द मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। उसके बाद फिर इसी में आगे दिया है द ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस दे साउ द हैदर एंड टीपू सुल्तान एज द एम्बिशियस arrogant and the dangerous rulers who had to be controlled, and the crushed Four wars were fought with the Mysore 1767 to 1769 and 1780 to 1784, 1790 to 1792 and फाइनली 1799। ये चार युद्ध फेमस हुआ था। उसके बाद ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ये विक्ट्री। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द former ruling dynasty of the Wadiyas and the subsidiary alliance was imposed on the state। तो ये हो गया। उसके बाद द टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानते हैं। द लीजेंड ऑफ टीपू किंग्स आर ऑफ्टन द सराउंडेड बाय द लीजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू folklore। Here is a legend about the Tipu Sultan who became the ruler of Mysore is the 1782। It is said that once he went the hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore। He had the image of the tiger on his flag। तो ये जो टाइगर दिख रहा है तो इसको टीपू सुल्तान ने बिना कोई इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसको मारा था। ये भी दिया हुआ है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए बिग mercantile toy that Tipu posed। You can see a tiger
muling a European soldier when it's the handle why the turned the toy tiger roared and the soldier thrust. This toy tiger is now kept in the Victoria and the Albert Museum in London. The British took it away when Tipu Sultan died, the defending his the capital Srirangapatnam on 4 मई 1799। तो 4 मई और 1799 को टीपू सुल्तान को फाइनली मार दिया गया था। उसके बाद वार विद द मराठास, तो मराठा से जो वार हुआ उसका भी जिक्र इस चैप्टर में आता है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो साउथ टू कर्ब एंड द eventually destroy the Maratha power with their the defeat in the third battle of Panipat in 1761। यानी कि 1761 the Maratha dream of the ruling from the Delhi by the shattered। They were divided into the many states under the different chiefs and sardars belonging to dynasties such as the सिंधिया डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, गायकवाड़ एंड द भोंसले डायनेस्टी। उसके बाद फिर इसी में देता है दी चिप्स वेयर हेल्ड टुगेदर इन ये कॉन्फिडेंसी अंडर ये पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस were two famous Maratha soldiers and the statesmen of the late 18th century। उसके बाद फिर इसे में आगे दिया हुआ है the Marathas were subdued in a series of wars। In the first war that ended in the 1782 with the Treaty of the Salwai there was no clear victor। The second Anglo-Maratha wars 1803 से 1805 was fought on the different fronts resulting in the British gaining the Odia and the territories north of the Yamuna River including Agra and Delhi। Finally, the third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 यानी 1717 से 1719 crushed the Maratha power। The Peshwa was removed and sent away to Bithur near the Kanpur with a pension। The company now had the complete control over the territory south of the विंध्याच, मतलब साउथ में विंध्याच तक इसने अपना टेरिटरी अलायंस कॉन्फिडेंसी मतलब अलायंस। और ये जो फिगर दिया है लॉर्ड हास्टिंग्स का फिगर है। उसके बाद फिर इसी में आगे बात करें तो द क्लेम टू परमाउंटेसी द क्लेम ऑफ टू परमाउंटेसी की बात करें तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव that from the early 19th century he company pursued and the aggressive policy of the territorial expansion under Lord Hastings the Governor General from the 1813 to 1823 यानी 1813 से 1823। ये न्यू पॉलिसी ऑफ paramountcy by the united now the company claimed that its authority was the paramount or supreme, hence its the power was the greater than that of the Indian states। In order to protect its interests it was justified in the annexing or threatening to annex any Indian kingdom। This view continued to guide later British policies as well। This process, however, did not go unchallenged। For the example, when the British tried to annex the small state of the Kittur in the Karnataka today, Rani Channamma took to arm and lead an anti-British resistance movement। She was arrested in 1824 यानी 1824 and died in the prison in 1829 यानी 1829 में उसको जेल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर but Raina, a poor chowkidar of the Sangoli in the Kittur, carried on the resistance with the popular support। He destroyed many British camps and the records। He was caught and handed by the British in 1830 में वो भी पकड़ा गया। उसके बाद you will read more about several cases of the resistance later in the book। और ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ द क्वीन ऑफ द कित्तूर यानी कि कर्नाटका का ये क्वीन है,
उसके बाद फिर आगे की बात करें तो इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट द रसिया. इट imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established the indirect company rule. There, there Sindh was taken over in 1843. Next in the line was the Punjab, but the presence of the Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in 1839. Two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately in 1849 पंजाब was annexed. ये पूरा पिक्चर है. उसके बाद the doctrine of lapse. The final wave of annexations occurred under the Lord Dalhousie, who was the Governor General from the 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of the company territory. One kingdom after another was annexed simply by the applying this doctrine. शास्त्रा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854. फाइनली ये महाराजा रंजीत सिंह का दरबार का फोटो हो गया. उसके बाद फिर फाइनली इन 56 द कंपनी ऑल्सो took over Awadh. This time the British had and added the argument. They said they were obligated by duty to take over the Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. Encouraged by the humiliating way in which the Nawab was despoiled, the people of Awadh joined the Great Revolt. Attack broke out in 1857. ये पोर्ट्रेट ऑफ द वीर सुरेंद्र शाही. एक्टिविटी की बात करें, इमेजिन दैट यू आर ये नवाब ये nephew and have been the brought of the thinking that you will one day be king. Now you find that this will not be allowed by the British because of the new doctrine of lapse. What will be our feelings? What will what will you plan to do so that you can inherit the crown? ये सब हो गया. ये पिक्चर पूरा हो गया. लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता वगैरह जो भी है यहाँ पे सब जगह रूल किया था उसने. ये सब ये फिगर के बारे में दिया जाता है. ABC एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया. ये सब जितना भी लोकेशन आपको दिख रहा था फिगर में, हर जगह हर लोकेशन पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था. लुक एट दिज मैप्स अलोंग विथ ये present day political map of India. In each of these maps try and identify the different parts of India that were not the under British rule. ये सब हो गया. उसके बाद फिर है सेटिंग अप ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. वारेन हास्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, मतलब 1773 से 1785. वारेन हास्टिंग जो था गवर्नर जनरल था इंडिया का. वाज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड ये सिग्निफिकेंट रोल इन द expansion of company power. By his time the company had the acquired power not only in the Bengal but also in the Bombay and Madras. British territories were broadly divided into the administrative units called the presidencies. There were three presidencies: Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced the several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो ये सब हो गया. फ्रॉम 1772 ये न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज द इस्टेब्लिश. ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट्स. ये क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत एंड ये सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत. मौलवीज एंड द हिंदू पंडित्स interpreted the Indian laws for the European districts. Collectors who
presided over civil courts. The criminal courts were still under the Qazi and the Mufti, but under the supervision of the collectors. उसके बाद काजी का बात करें तो काजी ये जज होता था, मुफ्ती ये जस्ट a jurist of the Muslim community responsible for the expounding the law that the Qazi would the administrator. और impeachment की बात करें तो ये trial by the House of Lords in the England for charges of the misconduct brought against a person in the House of Common. तो ये सब हो गया, ये फिगर उसी का दिया हुआ है। उसके बाद फिगर के बारे में कहा जाता है द ट्रायल ऑफ वारन हास्टिंग्स पेंटेड बाय द आरजी पोल्ड 1789 का बात है ये। व्हेन द वारन हास्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785 एडुमन बुर्की accused him of the being the personally the responsible for the misgovernment of the Bengal. This led to an the impeachment proceeding in the British Parliament that lasted 7 years. तो ये सब हो गया और इसी में फिर दिया हुआ है a major problem why that the Brahman Pandits gave the different interpretations of the local laws based on the different school of the Dharma Shastra to bring about the uniformity in the 1775 the 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws and be Khaled the translated this digest into the English. By 1778 a code of the Muslim laws was also the compiled for the benefit of European judge under the Regulating Act of 1773. यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात किया गया। फिर उसी में दिया गया न्यू सुप्रीम कोर्ट वाई द एस्टेब्लिश वाइल ये कोर्ट ऑफ अपील द सदार नजामत अदालत वाज ऑल्सो सेटअप एट कोलकाता। तो कोलकाता में ये अदालत सेट हो गया था। फिर इसी में बात करें आगे तो the principal figure in the Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect the revenue and taxes and maintain law and order in the district with the help of judges, police officers and the darogas. His office has collected become the new center of power and the patrons that the steadily रिप्लेस द प्रीवियस होल्डर्स ऑफ द अथॉरिटीज। ये सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बात करें सोर्स 5 पे तो आई इम्पीच द कॉमन इनेमी एंड द ऑपरेसर्स ऑफ ऑल। तो इसके बारे में बात करें तो हियर इज ए पैसेज फ्रॉम द इड्यूम्ड ब्रोकेज द एलोक्वेट द ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द impeachment of the Warren Hastings. I impeach him the name of the people of India whose right he has trodden under his foot and the whose country he has the turned into a desert lately in the name of the human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank. I impeach the common enemy and the oppressor of all. उसके बाद फिर इसी में दिया है द कंपनी आर्मी के बारे में दिया हुआ है। Colonial rule in India brought in some new ideas of the administration and the reforms, but its the power rested on its the military strength. The Mughal army was the mainly composed of the cavalry and sowars, trained the soldiers on the horseback and the infantry. That is the foot soldiers. They were given the training in the archery and tir andazi and the use of the sword. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with the pedal soldiers. उसके बाद फिर इसी में देता है एक change occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started the recruiting the peasants into their armies and the training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began the recruitment for its one army which came to be known as the Sepoy Army from the Indian word
Sipahi meaning soldier. As warfare, the technology changed from the 1820s. The cavalry recruitment of the economy army declined. This is because the British Empire, why the fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where the soldiers were armed with the muskets and the matchlocks. The soldiers of the companies, the army had to keep peace with the changing military recruitment, and it's the infantry. The regiments now became more important. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were धर्मशास्त्र की बात करें तो संस्कृत टैक्सेस, उसके बाद प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड द कोड्स ऑफ द बिहेवियर कंपोज फ्रॉम द 500 BCE ऑनवर्ड्स. सावराज की बात करें तो वन मैन वन हॉर्सेस. तो ये सब हो गया. ये फिगर दिया हुआ ये सावर ऑफ द बंगाल इन द सर्विस ऑफ द कंपनी पेंटेड बाय द अननोन इंडियन आर्टिस्ट 1780 आफ्टर द बैटल विद द मराठाज एंड द मैसूर रूलर्स. द कंपनी रिप्लाइड realized the importance of the strengthening its the cavalry forces. तो ये सब हो गया. उसके बाद increasingly subjected to European style training drill and the discipline that the regulated their life here more than before. Often this created the problems since caste and the community feelings were the ignored in the building a force of the professional soldiers. Could the individuals so easily give up their caste and religious feelings? उसके बाद फिर इसी में देता है could they see themselves only as the soldiers and not as members of the community. उसके बाद फिर इसमें देता है what did the sepoys feel, how did they react to then the charges in their lives and their identity, that is their the sense of who they were. The revolt of 1857 give us the glimpse into the world of the सिपोही. यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5. तो चैप्टर 5 में भी इसके बारे में दिया है. उसके बाद कंक्लूजन की बात करें. दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाई द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to the India by sea. Stamfis reduced the journey time to 3 weeks, enabling more the Britishers and their families to come to a far off the country like India. उसके बाद फिर इसमें देता है by 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent, combined with its indirect influence on the remaining territory and the population of the country. The East India Company had virtually the whole of Indian ruler its control. तो ये सब हो गया. उसके बाद फिर यहाँ फाइनली दिया है इल्सवेयर सेल्फ ट्रेड इन साउथ अफ्रीका. द Dutch training ships reached southern Africa in the 17th century. Soon a slave trade began. The people were captured, chained, and sold in the slave markets. When the slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape. उसके बाद फिर बात करें तो located at the southern most tip of Africa. उसके बाद फिर बात करें तो इसी में ये visitor to the Cape in the 1824 has left a moving account of what he saw at a slave auction. उसके बाद मतलब इसका बोली लगता था. उसके बाद फिर आगे में दिया जाता है having the learned that there was to be sale of cattle from the stock etc by the auction, we halted our wagon for the purpose of the processing fresh oxen. Among the stock was a female slave and her 3 children. The farmer examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately and